हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच उम्मीद के अंदर, जहां पर हम लोग आज और डिस्कशन करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर की। सो दोस्तों, इन द लास्ट सेशन हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे। हम लोग डीएनए का आरएनए का स्ट्रक्चर देख चुके थे एंड हम लोग डीएनए और आरएनए को कंपेयर भी कर चुके थे एंड हम लोग ये भी जान चुके थे कि वाई डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल एंड वाई प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटीरियल। क्यों डीएनए और आरएनए को बेहतर जेनेटिक मटेरियल माना गया, इसके बारे में हमने चर्चा की और डीएनए आरएनए को भी कंपेयर करके हमने ये देखा कि डीएनए ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और आरएनए क्यों बहुत चुनिंदा ऑर्गेनिजम्स के अंदर एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, इस बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। नाउ इट इज वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल डॉगमा इन डिटेल। मैंने आपसे कहा था कि सेंट्रल डॉगमा एक ऐसी स्कीम है जो कि क्रिक साहब ने दी थी, जहां उन्होंने बताया कि डीएनए अपनी कॉपी भी बनाता है जिसे रेप्लिकेशन कहा जाता है, डीएनए से आरएनए भी बन सकता है आगे चल के जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आपका आरएनए आगे चल के प्रोटीन में भी कन्वर्ट हो सकता है जिस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये तीनों चीजें आपको काफी डिटेल में वन बाय वन पढ़नी होती हैं और यहां से पिछले सालों में कम से कम 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं हर साल, और ये एक रेगुलर पैटर्न है। यानी जो सेंट्रल डॉगमा का टॉपिक है ये आपको ऑटोमेटिकली 10 प्लस मार्क्स देके जाता है, यानी या तो 12 नंबर देके जाएगा या 16 नंबर देके जाएगा। इतने नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ इन 3 टॉपिक से आ जाते हैं। बीच में एक और टॉपिक है जिसको हम जेनेटिक कोड एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए कहते हैं। उन टॉपिक्स को मिलाकर आप मान सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा आपका कम से कम 12-16 नंबर का काम आपका बन जाता है। और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ना मैकेनिज्म्स हैं, और जब आप मैकेनिज्म्स काफी डिटेल में पढ़ लेते हो ना तो आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से डर नहीं लग रहा होता। हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक है, एक बार समझ में आ गए तो आ गए, कहीं नहीं जाने, फिर ये टॉपिक दिमाग में एकदम सेट रहेंगे। चीजों के नाम, एंजाइम के नाम आपको थोड़े बहुत याद करने पड़ सकते हैं, एक वक्त के बाद वो भी आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। माइनर 1-2 रिवीजन आपको लेने होते हैं। यस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मैं जानता हूं मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है और थोड़ा सा हम स्लो हो गए हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई विल कैच बैक ऑल द थिंग्स, है ना। आई विल गेट यू ऑन ट्रैक, आई विल गेट माई सेल्फ ऑन ट्रैक। आप इतना भरोसा करते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ, आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई विल डेफिनेटली कम बैक, क्योंकि काम तो जीवन का हिस्सा है, करना ही है ना। तो उसको तो मैं कभी छोड़ने वाला हूँ नहीं। खुद का ही बहुत ज़्यादा रुझान है काम की तरफ, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू आर वेरी वेरी कंसर्न एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। लेकिन आपके दिमाग में 1% भी ये शंका नहीं आनी चाहिए कि अब जो है कंटेंट की क्वालिटी गिर जाएगी, ड्यूरेशन कम हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। ड्यूरेशन छोटे छोटे टुकड़ों में आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि मर्ज होकर के आप तक पहुंच रही होंगी, लेकिन मेरे भाई जो पहुंचेगा कंटेंट वो एम्पल रहेगा 360 नंबर के लिए। ये शुरू से हमारा प्रॉमिस था और ये प्रॉमिस एंड तक निभाया जाएगा, बहुत आराम से, बहुत प्यार से। तो बिल्कुल भी अपने दिमाग के ऊपर लोड नहीं लेना है। यस, फिजिक्स आपकी स्टार्ट हो जाएगी अभी आने वाले दिनों में, केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। पैरेलली फिजिक्स केमिस्ट्री करते रहो, बायोलॉजी के शॉर्ट्स मैं आपके लिए डालता रहूंगा, और जब भी किसी टीचर की क्लास कैंसिल होगी या हमें मौका मिलेगा संडेज को, तो वी विल स्टैंड लाइव 3-4 घंटे का हम लोग कोई प्रैक्टिस सेशन या कोई चैप्टर लेकर के खड़े हो जाएंगे। तो एकदम बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई कर, है ना भाई, जिंदा है अभी, हो जाएगा काम। यस, आओ मेरे भाई, जो भी सारा का सारा कंटेंट है आपको यहां मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर और पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर, दोनों जगह हमसे कनेक्ट हो जाइएगा। कल हम लोगों ने इस टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था, है ना, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस को, पर कुछ सवाल हम लोगों ने सॉल्व नहीं किए थे। क्लास थोड़ी जल्दी एंड हो गई थी हमारी, 4 घंटे में ही। एक बार हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं कल जो पढ़े हुए टॉपिक थे उनके, और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। राइट, सबसे पहला सवाल आपके सामने ये आता है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कहती है, इन द आरएनए वर्ल्ड आरएनए इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। सही बात है। इवॉल्व टू कैरी आउट असेंशियल लाइफ प्रोसेस। सही बात है, काफी चीजें कर रहा था, स्ट्रक्चरल रोल भी था इसका, कैटालिटिक रोल भी था, है ना, एंजाइम की तरीके से भी काम कर रहा था, विच इज अ पार्ट ऑफ कैटालिटिक रोल ओनली, राइबोजाइम बना रहा था। राइट, एंड उसके अलावा आपका मैसेंजर आरएनए के तौर पे जेनेटिक मटेरियल का काम तो कर ही रहा था, अडेप्टर मॉलिक्यूल का काम कर रहा था, बहुत सारे काम कर रहा था। RNA act as genetic material and also act as catalyst for some important biochemical reactions in living system. Being reactive, it is unstable. सारी की सारी बातें करेक्ट है, सारी बातें करेक्ट है, कोई शंका यहां पर हमको है ही नहीं, सारी की सारी बातें करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए उसी से इवॉल्व होकर बना है, इज अ मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल सही बात है। इट इज अ डबल हेलिकल in nature, being complementary it resist changes by evolving repairing mechanism। देखो भाई, अगर ये डबल स्टैंडर्ड है,
अगर ये डबल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पे ए लगा हुआ है, टी लगा हुआ है, जी लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, टी लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, टी, ए, जी एंड सो ऑन। यहां पर समझ लीजिए अगर मैं गलती से टी की जगह जी लगा देता हूं तो क्या ये गलती मेरे पकड़ में आ जाएगी? आ जाएगी गुरुजी। क्यों? क्योंकि यहां अगर जी है तो इसके सामने क्या होना चाहिए था? सी होना चाहिए था। यहां है ए, अगर यहां जी होता और ये करेक्ट होता तो यहां भी सी होना चाहिए था ना इसके सामने, लेकिन यहां आपका जी के सामने ए है विच इज नॉट फाइन। इसका मतलब यहां ए है तो यहां टी होना चाहिए था। जी गलती से आ गया है तो इसको मैं भगा दूंगा और टी को मैं लाके लगा दूंगा, यानी मैं एरर्स को करेक्ट कर सकता हूं क्योंकि डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, तो इसमें कोई भी गलती होगी तो हमें पता लग जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी एकदम पूरी पूरी करेक्ट है, इसमें कोई भी शंका, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हमें नहीं है, ये हमने सीखा। आगे देखिए, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अल्फ्रेड हर्शी मार्था चेज ने क्या दिया था? आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, इसका अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था। डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, इसकी कंप्लीट कंफर्मेशन दी थी। आपका ग्रिफिथ साहब ने एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन पे रिसर्च की थी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे। आपका यू क्रोमेटिन लूजली पैक्ड है, इसलिए बढ़िया तरीके से ये आपका ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। हेट्रोक्रोमेटिन जो है ये आपका डेंसली पैक्ड हो जाएगा। तो आपका डी का क्या हो जाएगा? डी का मिस्टर 2 हो जाएगा, डी का 2 एक में ही है, उत्तर हो जाएगा। आप लोग अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा। करेक्ट? करेक्ट। हिस्टोन प्रोटीन्स आपके बेसिक प्रोटीन्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, तो ये लाइसिन और आर्जिनिन जैसे अमीनो एसिड्स में रिच होते हैं। गुरुजी ये बात भी हमको पहले से पता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं। देखिए बैक्टीरियोफेज 5174 में अगर आप देखें तो 1 और 4 के साथ खेल लीजिए। पहले इन्हें प्लस माइनस कर दीजिए, प्लस करोगे 5 आएगा, माइनस करोगे 3 आएगा, तो 5 3। फिर 1 और 7 के साथ खेल लीजिए, प्लस माइनस कर दीजिए, आएगा 8 6 8 6 5 3 8 6। ये आपका यहां पर इससे मैच कर जाएगा। ए का 2 आ गया, ए का 2 आपका 2 में ही है, 2 एलिमिनेट हो गए। बैक्टीरियोफेज लैम्डा मैंने बताया था 50 - 2 = 48। तो क्या बोलोगे? 48 502, 48 502, 48 502। यस, तो बी का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 1, आपका बी का 1, ए का 2, बी का 1 एक में ही है। इक्वलाई में 4.6 × 10⁻⁶ और आपका ह्यूमन का हैप्लॉइड कंटेंट 3.3 × 10⁹ डिप्लॉइड कंटेंट होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 6.6 × 10⁹ हो जाता। मैच आप खुद कर सकते हैं। If A and C makes 30% and 20% of DNA respectively, what will be the percentage of T and G? जितना A होगा उतना ही आपका कितना होगा? T होगा। यस, ए अगर आपका 30% है तो टी भी आपका क्या होगा? 30% होगा, 60% ये हो गया। एंड मेरे भाई जितना आपका सी है उतना ही आपका क्या होगा? जी होगा। जहां जी उसके सामने सी, जहां सी उसके सामने जी, तो ये भी आपका 20% है तो इसके सामने भी 20% होगा, तो 60% आपका ये, 40% आपका ये, टोटल आपका क्या हो गया? 100% हो गया। एकदम सही बात है। तो हमसे पूछा है टी एंड जी, तो टी भी आपका 30%, जी आपका 20%, 30-20 रिस्पेक्टिवली, 30-20 रिस्पेक्टिवली। आपका उत्तर आ गया मिस्टर 3। वेरी इजी टू कैलकुलेट। If the length of DNA molecule is 1.1 meter, what will be the approximate number of base pair? बेस पेयर आपका 1.1 मीटर अगर लंबा डीएनए है। 2.2 मीटर कब निकला था भैया? 2.2 मीटर कब निकला था? हमने कहा था 6.6 × 10⁹ बेस पेयर है अगर आपके कंप्लीट एक सेल के अंदर, डिप्लॉयड सेल के अंदर। और मेरे भाई जो आपके दो बेस पेयर है उनके बीच का डिफरेंस कितना है? उनके बीच का डिफरेंस कितना है आपका? यहां पर आप लिख लीजिए 3.4 एंगस्ट्रॉम लिख लीजिए, है ना, या लिख लीजिए 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर यानी 10⁻⁻9 मीटर। तो यहां आपका -9 और +9 की पावर सीधा गायब हो जाएगी। 6.6 को आप 0.34 यानी 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1/3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा उत्तर? 2.2 मीटर आ जाएगा। यह हमने कैलकुलेट किया था। तो अगर आप एक डिप्लॉयड सेल को ले रहे हैं तो 2.2 मीटर लंबा आपका डीएनए आ रहा है। अगर आप इसको आधा कर दें तो आंसर भी आधा हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। तो आपका यहां पर आपका कितना हो जाना चाहिए? 3.3 × 10⁻⁹ हो जाना चाहिए। भाई 10⁻6 ये तो साफ गलत है। इससे अगर आप आंसर निकालेंगे 2.2 मीटर आएगा। 10⁻6 ये तो साफ गलत है, तो एलिमिनेशन से भी कर लेते, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, तो भी आप एलिमिनेशन से ऑप्शन निकाल लेते। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स, है ना। यू क्रोमेटिन लूजली पैक्ड होती है, बिल्कुल। हेट्रोक्रोमेटिन आपकी डेंसली पैक्ड होती है। हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, नहीं इनएक्टिव होती है। यू क्रोमेटिन एक्टिव होता है। हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिव होता है, डीएनए नेगेटिव होता है। हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, इसीलिए आपके पॉजिटिव होते हैं।
अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बेस पेयर, नहीं भाई लगभग 200 बेस पेयर के आसपास पाए जाते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। हमें क्या पता लगाना है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो एसी डिविलियर्स हो जाएगा, एसीडी, एसीडी आपका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा मिस्टर 3, इसको आप एक बार मार्क कर लीजिएगा। अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल किसने दिया था, एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज ने दिया था। इसके बाद किसी की जबान ही नहीं खुली कि भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, सबने मान लिया, जो एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज ने कहा था, सबने इनकी बात मान ली, माननी ही पड़ी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, आरएनए म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट, बिल्कुल सही बात है, वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो म्यूटेशन तेज होगी, और शॉर्टर लाइफ स्पैन है, जल्दी 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 अगर वायरसेस और नए वायरसेस बना रहा है तो बहुत जल्दी इनकी जनरेशंस बनती जाएंगी, तो इवोल्यूशन भी तेज होगा, एकदम सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक है, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुदेव। साइंटिस्ट conducted an experiment with P32 and S35 labeled phages for demonstrating that DNA is the genetic material, किसने किया था, एल्फ्रेड हर्शी मार्था चेज ने किया था। इन्होंने बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया। बैक्टीरियोफेज में आपके दो पार्ट थे, प्रोटीन और उसका डीएनए, डीएनए के अंदर फॉस्फेट होता है तो उसमें P32 रेडियो एक्टिव उन्होंने इस्तेमाल किया, एंड प्रोटीन जो है उसमें आपका सल्फर होता है तो उन्होंने S35 का इस्तेमाल कर लिया। हर्शी एंड चेज का ये एक्सपेरिमेंट था। Given below are two statements. Statement 1, RNA being unstable mutate at a faster rate, एकदम सही बात है। RNA can directly code for synthesis of protein, hence can easily express। RNA से डायरेक्टली प्रोटीन बन जाता है। डीएनए को पहले आरएनए बनाना पड़ता है और उसके बाद आपका प्रोटीन बनता है, लेकिन आपका जो आरएनए है वो डायरेक्टली अपने आप को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। यस यस, तो यहां पर क्या हुआ, आरएनए बीइंग अनस्टेबल, ये वाली बात भी करेक्ट है, आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना लेगा, ये बात भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, ये बात आपको समझ में आ गई, आ गई। विद रेफरेंस टू हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट बात बतानी है, पहले ही मार्क कर लेते हैं, करेक्ट बात बतानी है। वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, फॉस्फोरस जाकर रेडियो एक्टिव वाला जो था फॉस्फोरस जाके डीएनए में फंसेगा, क्योंकि डीएनए में ही फॉस्फेट ग्रुप होता है, सही बात है। वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, सल्फर प्रोटीन में जाके फंसेगा। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रोटीन में नहीं जाएगा, प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता। रेडियो एक्टिव सल्फर डीएनए में नहीं जाएगा, डीएनए में सल्फर नहीं होता। वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, ये तो बात ही अलग हो गई दुनियादारी से। सही बातें क्या है, सही बातें हैं आपकी सिर्फ ए और बी, सिर्फ ए और बी, यही आपकी सही बातें हैं, सत्य वचन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये वाली स्लाइड हम देख चुके थे, मैं आपको एक बार रिवीजन के तौर पे बताने के लिए बस ये स्लाइड यहां पर लेकर के आया हूं, आराम से देखेगा। मैंने कहा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये आपका एक पीला स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये आपका एक पीला स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इन दोनों स्ट्रैंड को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक पीला स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक पीला स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड्स को मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्ट्रैंड है तो इस पे नया जो स्ट्रैंड बनेगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस दिशा में है तो इस दिशा में एंटी पैरेलल नया स्ट्रैंड बनेगा। इस वाले को देख देख के, तो ऊपर वाला जो है एज अ टेम्पलेट बिहेव कर रहा है, इस टेम्पलेट को देख देख के मैं नीचे वाला स्ट्रैंड तैयार कर सकता हूं। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर टी को देख करके मैंने ए लगाया इसके सामने, ए को देख करके मैंने टी लगाया, सी को देख करके जी लगाया, सी को देख करके जी लगाया, जी को देख करके सी लगाया, टी को देख करके ए लगाया, ए को देख करके टी लगाया, एंड सो ऑन। 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में मैंने नया स्ट्रैंड बना दिया। कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, कोई भी न्यूक्लिक एसिड बनेगा, चाहे डीएनए चाहे आरएनए, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में ही बनेगा। दिस इज अ थंब रूल। यहां पर भी देखिए, ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड मैं सेपरेट करके लेके आया था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसको देख देखकर 5 प्राइम टू 3 प्राइम नया स्ट्रैंड बन रहा होगा। टी के सामने ए के सामने टी, जी के सामने सी के सामने जी, टी के सामने ए के सामने टी, सी के सामने जी के सामने सी, जी के सामने सी, टी के सामने ए के सामने टी। बनेगा, एकदम बनेगा सर, कोई नहीं रोक पाएगा। यानी कि जो दोनों के दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं ये सेपरेट होते हैं, दोनों ही टेम्पलेट के तौर पे बिहेव करते हैं, यानी इसको देखकर भी एक नया स्ट्रैंड बनेगा, इसको देखकर भी एक नया स्ट्रैंड बनेगा। कंप्लीट दो आपकी कॉपीज बन जाएंगी डीएनए की। एक डीएनए की कॉपी थी हमारे पास, दो कॉपीज बन गई, यानी एक डीएनए की दो रेप्लिका बन गई, इसी को हम रेप्लिकेशन प्रोसेस कहते हैं। करेक्ट। अब यहां जो नया डीएनए बना है, एक कॉपी ये बनी, इसमें एक स्ट्रैंड आपका पुराना था और एक स्ट्रैंड आपका नया बना है। हाफ ओल्ड यानी हाफ डीएनए इज कंजर्व्ड, हाफ इज न्यू। यहां पर भी हाफ इज कंजर्व्ड, हाफ इज न्यू। इस डीएनए
रेप्लिकेशन के मॉडल को हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, जिसमें हमने मेसेल्सन एंड स्टाहल एज वेल एज टेलर साहब के एक्सपेरिमेंट्स को देखा, जिन्होंने प्रूव कर दिया था कि यस, डीएनए रेप्लिकेशन सच में सेमी कंजर्वेटिव है। अब इस डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या है, इसको हम लोग गौर से सीखेंगे, इसको हम लोग प्यार से समझेंगे। आराम से मेरी बात को सुनना मेरे भाई। डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, आइडियल मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, दिस इज समथिंग वी आर अबाउट टू रीड। तो रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, रेप्लिकेशन में रेप्लिका का मतलब ही होता है कॉपी, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां डीएनए जो है खुद की कॉपीज बना रहा है। तो मेन एंजाइम क्या होगा, डीएनए से डीएनए बनाने वाला, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पे ही डिपेंड करके, डीएनए को ही एज अ टेम्पलेट यूज करके नया डीएनए बनाने वाला इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या नॉर्मली डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमराइज कराएगा यानी डीएनए तैयार करेगा। सिंपल सी बात है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्यूरेट है, क्योंकि अगर कोई भी गलती हो जाएगी, कोई भी अगर दिक्कत हो जाएगी, तो अगली डॉटर सेल में, भाई जब भी आपको सेल डिवीजन करना है तो दोनों डॉटर सेल्स जो बनेंगी इनमें आपको डीएनए डालना है, वो डीएनए आपको पेरेंट सेल जैसा ही तो डालना है। अगर कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो आपकी दिक्कतें हो सकती हैं डॉटर सेल के अंदर, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि कोई मेजर दिक्कत यहां ना हो, इसीलिए प्रोसेस क्या रहता है, एक्यूरेट रहता है। जैसा मैंने आपको बताया, ये डबल स्ट्रैंडेड अगर डीएनए है, ये इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड, इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम दूसरा स्ट्रैंड। अगर समझ लीजिए कोई गड़बड़ी हो गई, यहाँ ए के सामने टी है, टी के सामने ए है, जी के सामने सी है, सी के सामने जी है, ए के सामने टी है, टी के सामने ए है, जी के सामने सी है, ए के सामने टी है, टी के सामने ए है, ए के सामने टी है, सब ठीक है। यहां आपका सी के सामने जी होना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया, ए। तो आपने गलती पकड़ ली, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड मैच नहीं हो रहे। यहां आपका सी है तो यहां जी होना चाहिए था, या यहां ए है तो यहां टी होना चाहिए था, मैच नहीं हो रहे हैं दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स। इसका मतलब यहां पे जो ए लग गया है ये गलत है, तो इस गलत मिस्टेक को मैं करेक्ट कर लूंगा, यानी इस ए को मैं क्या कर लूंगा, हटा दूंगा, इसे मैं एक्साइज कर लूंगा। एक्साइज करना मतलब निकाल लेना, रिमूव कर लेना, और इसकी जगह पे मैं सही नाइट्रोजनस बेस लगा लूंगा, यानी जी लगा लूंगा। यानी यहां पर अगर सी था तो इसके सामने जी होना चाहिए, ए लग गया था गलती से, तो ए को मैं हटाऊंगा, एक्साइज कर दूंगा यानी रिमूव कर दूंगा, एंड जी में ला करके यहां पे टिका दूंगा, तो एक्यूरेट हो जाएगी डीएनए रेप्लिकेशन। जब भी आप डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे, एंड में आप हमेशा चेक करेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो आप आकर के ठीक करेंगे उसे। प्रूफ रीडिंग एंजाइम्स होते हैं, जैसे जब भी हम कोई किताब लिखते हैं तो हमेशा किताब जब बन जाती है, हम अलग अलग टीचर्स को कुछ कुछ चैप्टर्स दे देते हैं कि भाई आप प्रूफ रीड कर दो, एक बार अपने एंड पे भी पढ़ लो, क्या पता कोई छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे रह गई हो, कोई आपका आंसर है जिसमें बी की जगह डी टाइप हो गया हो, क्योंकि एक जैसे अल्फाबेट से दिखने में बी और डी एक जैसे दिखते हैं, तो कई बार टाइप सेटिंग के दौरान हल्की फुल्की गलतियां रह जाती हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई एक बार प्रूफ रीड कर दो। जब कोई सामने वाला एक्सपर्ट भी प्रूफ रीड करता है तो गलतियां आपकी कम हो जाती हैं। सिमिलरली डीएनए जो है, ये भी जब रेप्लिकेट होता है तो देयर आर सम प्रूफ रीडिंग एंजाइम्स। वो प्रूफ रीडिंग एंजाइम्स चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक नहीं होता तो गलतियों को सुधार दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ फास्ट प्रोसेस। जैसे ई कोलाई में अगर आप देखेंगे, ई कोलाई के एक सेल से 2 सेल बनने में टोटल ही 20 मिनट का टाइम लगता है। 18 मिनट के अंदर अंदर इसका पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है मेरे भाई। 4.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 बेस पेयर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट में पूरा रेप्लिकेशन दिखा दे रहे हैं। यानी एक सेकंड में 2000 से भी ज्यादा बेस पेयर आपके रेप्लिकेट कर दिए जाते हैं। एक सेकंड में पलक झपका के खोली तब तक तो 2000 बेस पेयर बना दिए। इतना फास्ट ये प्रोसेस होता है। तो इट इज एक्यूरेट, इट इज फास्ट, एंड मेरे भाई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। एनर्जी रिक्वायरिंग क्यों? जैसा मैंने आपको बताया, जब आप डीएनए रेप्लिकेट करेंगे, जब आप डीएनए रेप्लिकेट करेंगे, डीएनए अगर डबल स्ट्रैंडेड है इस जिप की तरह, ये डीएनए अगर डबल स्ट्रैंडेड है तो यहां ए के सामने टी है, टी के सामने ए है, सी के सामने जी है, जी के सामने सी है। ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे, कट 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 करके ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट रहे होंगे। तो इन सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जब हम तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे, तो एनर्जी भाई आपकी लगानी पड़ेगी। हम इन नाइट्रोजनस बेसिस को अलग अलग कर रहे हैं, बेस पेयर बना हुआ है पहले, इन पेयर्स को हम लोग तोड़ रहे हैं, तो खूब सारी एनर्जी लगेगी। सो दिस एनर्जी इज टू बी गिवन। इसीलिए जब हम सेल साइकिल, सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ रहे थे, उस टाइम पर भी मैंने बताया था, जब भी कोई सेल एस फेज में एंटर करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करने वाला होता है, पहले देखा जाता है कि उसने ठीक ठाक एटीपीज बना ली है या नहीं, क्या किसी सेल की ये जुर्रत है कि वो इस फेज में घुस पाए। कौन कब घुस पाएगा? जब उसके पास खूब सारी एनर्जी।
अगर किसी सेल के पास बहुत सारी एनर्जी नहीं है, वो इस फेज में घुसना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इट इज सच एन एनर्जी रिक्वायरिंग फेज। ये हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं मेरे भाई, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, ये बात हमको समझ में आ गई। अब एनर्जी चाहिए तो एनर्जी आएगी कहां से? यहां पर क्या होता है, यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन में आप डीएनटीपीस का यूज करते हैं। डीएनटीपी क्या होते हैं सर? छोटे डी का मतलब है डीऑक्सी, क्योंकि आप डीएनए बना रहे हैं तो आप डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को लगाएंगे। तो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड के ऊपर फॉस्फेट लगा दिए तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया। यानी आपको न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने हैं, तभी तो आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना पाओगे। डीएनए क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना। तो आप न्यूक्लियोसाइड्स पे फॉस्फेट ऐड करोगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और से मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगाते रहोगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लिक एसिड बनेगा। अगर आपको डीएनए तैयार करना है, अगर आपको एक न्यूक्लिक एसिड तैयार करना है, तो न्यूक्लियोटाइड्स को आपको निरंतर जोड़ते रहना पड़ेगा। तो ये वो न्यूक्लियोटाइड है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जिनको आप ऐड कर रहे हो, और ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड है जिनमें 3 फॉस्फेट है। एक फॉस्फेट होता तो भी आप न्यूक्लियोटाइड शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे। यहां पे देखिए भाई, यहां पर अगर आप देखें तो दिस इज नाइट्रोजनस बेस, दिस इज योर शुगर एंड दिस इज योर फॉस्फेट। ये तीनों चीजें भी हैं अगर, तो भी आप न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हो, बट दिस इज मोनोफॉस्फेट, दिस इज डाइफॉस्फेट, दिस इज ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट है तो भी न्यूक्लियोटाइड बोलोगे। मिनिमम 1 फॉस्फेट चाहिए न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। अगर 1 फॉस्फेट भी होता, इतना भी अगर आप स्ट्रक्चर बना बैठे होते, इसको भी आप न्यूक्लियोटाइड बोलते। फिर सर इसको यूज क्यों नहीं किया? 3 फॉस्फेट क्यों लगाए? भाई 3 फॉस्फेट क्यों लगाए? क्योंकि ये जो आपका नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में बॉन्ड बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सर बात करेक्ट है। ये जो आपका शुगर और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनता है, इसको हम कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। सर बात करेक्ट है। ये जो फर्स्ट फॉस्फेट और सेकंड फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनता है, एंड जो सेकंड और थर्ड फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड है, इन्हें हम कहते हैं फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड, और ये जो फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड होते हैं, इनमें खूब एनर्जी स्टोर होती है। अर्थात ये जब बॉन्ड्स टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी रेप्लिकेशन करवाएगी। यानी रेप्लिकेशन अगर एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत एनर्जी इसमें कंज्यूम हो रही है, खूब एनर्जी लगती है, तो ये एनर्जी कहां से आएगी? ये जो आपका रॉ मटेरियल है रेप्लिकेशन का, जिन रॉ मटेरियल को जोड़ जोड़ के आप डीएनए तैयार कर रहे हो, डीएनए का स्ट्रैंड तैयार कर रहे हो, उन्हीं के फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड तोड़ तोड़ के, डीएनटीपीस के फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड तोड़ तोड़ के आप क्या करोगे? आप एनर्जी निकालोगे। भाई यहां 3 फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट तोड़ो, एनर्जी निकालो। और ये जो लास्ट का फॉस्फेट है, ये जो न्यूक्लियोटाइड बचा, इसमें भी नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है। ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड बचा, इसको जाके किसी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड पे लगा दो। एक न्यूक्लियोटाइड पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड लगा दिया, दूसरे पे तीसरा लगा दिया, तीसरे पे चौथा लगा दिया, तो ये तो एज अ रॉ मटेरियल बिहेव करेगा डीएनए का स्ट्रैंड तैयार करने के लिए। ये जो 2 फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड है, ये हमेशा टूटेंगे एंड क्या करेंगे? एनर्जी दे रहे होंगे फॉर रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो ये जो डीएनटीपी है, इसके 2 मकसद होते हैं, इसके 2 काम होते हैं। इट हैज ड्यूअल पर्पसेज। पहला, आपके एंड के जो 2 फॉस्फेट ग्रुप है फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड से जुड़े हुए, ये फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड टूटेंगे और आपको एनर्जी देंगे। एंड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो है, ये आपका क्या करेगा? ये आपका न्यूक्लियोटाइड आपका जाकर के जुड़ेगा, डीएनए तैयार करेगा। यानी यहां पर देखिए, अगर ये वाला मेरे पास स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसको देख देख के मुझे डीएनए बनाना है, यहां पे मैं क्या लेके आऊंगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या सही नाम है? नहीं, नाम क्या आ गया? डीऑक्सी लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं डीएनए तैयार कर रहा हूं। तो मैं यहां लेकर आऊंगा डीएटीपी। डीएटीपी के 2 फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड तोड़े, बच गया डीएएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, वो यहां लगा दूंगा, है ना। डीटीटीपी, डीजीटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीएटीपी, डीटीटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी, डीएटीपी, डीटीटीपी, पूरा डीएनए बन गया। यानी यहां में लेकर आया डीएटीपी, 2 फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड तोड़ करके एनर्जी निकाली, उस एनर्जी को यूज करके बचा हुआ जो न्यूक्लियोटाइड था उसको यहां चिपका दिया, डीएएमपी को यहां पे चिपका दिया। 2 फॉस्फेट टूट गए, डीएएमपी को यहां चिपका दिया, है ना। डीएटीपी है ना, यहां पे डीएटीपी आया था, डीटीटीपी आ गया यहां पे टी वाले पोजीशन, है ना। फिर आपका डीजीटीपी, 2 बॉन्ड टूट जाएंगे एनर्जी देने के लिए, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड लेकर के ये यहां पर जुड़ जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड यहां पर जुड़ जाएगा। ये हमने काम किया। अब इट इज वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड रेप्लिकॉन। व्हाट इज रेप्लिकॉन?
रेप्लिकॉन क्या होता है, गौर से देखिए। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं जैसे ई कोलाई वगैरह जो बैक्टीरिया हैं, क्या इनका जो मेन जेनेटिक मटेरियल है गोलमटोल होता है? यस सर, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। जैसे बैक्टीरिया में हम न्यूक्लियोइड शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, जीनोफोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, मेन क्रोमोसोम का, सिंगल क्रोमोसोम शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, ये यहां पर हमें देखने को मिला। तो प्रोकैरियोट्स आर मोनोरेप्लिकॉनिक, यानी इनमें सिर्फ एक रेप्लिकॉन होता है, एक रेप्लिकॉन होता है। तो आपका जो रेप्लिकेशन है रेंडमली कहीं से भी स्टार्ट नहीं होती। रेप्लिकेशन को स्टार्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन चाहिए रहती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए होता है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओआरआई, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसको हम क्या कहते हैं? ओआरआई, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो यहां पे ओआरआई जो है, ओरिजिन जो है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहां से आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी और इस पॉइंट तक पहुंचेगी। यहां से आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी और इस पॉइंट तक पहुंचेगी। इस पॉइंट पे आके रेप्लिकेशन एंड हो जाएगी। तो यहां पे एक ही ओआरआई है। अगर रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई तो खत्म होकर ही दम लेगी। इस पूरे के पूरे गोल चक्कर का हम एक कॉपी बना चुके होंगे। पूरा डीएनए एक बार में ही रेप्लिकेट हो जाएगा, टुकड़ों में नहीं, एक बार में रेप्लिकेट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं मोनोरेप्लिकॉनिक। एक ही रेप्लिकॉन है, एक बार शुरू हुआ तो खत्म होकर ही दम लेगा। इफ रेप्लिकेशन स्टार्ट इट विल कंप्लीटेड इन वन गो। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लीजिए, प्रोकैरियोट में एक बार अगर रेप्लिकेशन शुरू हो गया, एक ही ओआरआई है, तो खत्म होकर ही दम लेगा। सिंपल। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है? मल्टी रेप्लिकॉनिक कंडीशन या पॉली रेप्लिकॉनिक कंडीशन होती है। डीएनए हमारा इतना बड़ा होता है कि पूरा का पूरा डीएनए आप एक बार में रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो ये आपका ओआरआई 1 है, ये यहां से यहां तक का डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, तो दिस इज वन रेप्लिकॉन। दूसरा ओआरआई ये है, ये यहां से यहां तक का डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, दिस इज रेप्लिकॉन 2। तीसरा ओआरआई है, यहां से यहां तक का डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, दिस इज रेप्लिकॉन 3। तो यहां पर 3 रेप्लिकॉन हमने दिखाए हैं। एक ओआरआई जितना डीएनए रेप्लिकेट करवा दे एक बार में, इसे हम रेप्लिकॉन कहते हैं, यानी इट इज बेसिकली द यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। एक बार में जितना डीएनए रेप्लिकेट हो जाए, तो इतना टुकड़ा आपका एक बार में बना, इतना टुकड़ा दूसरे ओआरआई से बन रहा है, इतना टुकड़ा तीसरे ओआरआई से बन रहा है। फिर इनको हम लोग सील कर देते हैं, इन पे हम लोग टांके लगा देते हैं, बॉन्ड बनवा देते हैं, और ये सारे टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े जुड़ जाते हैं और कंप्लीट डीएनए बन जाता है। ये जो डीएनए जो है पार्ट्स में बनते हैं और बाद में हम इनको ज्वाइन करके कंप्लीट डीएनए तैयार कर देते हैं। यानी क्या सर हमको याद करना है? नहीं याद करना, सिंपल याद रखो। प्रोकैरियोट्स में मोनोरेप्लिकॉनिक कंडीशन है, एक बार ओआरआई पे रेप्लिकेशन शुरू हुई, ओरिजिन पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई, तो खत्म होकर ही दम लेगी। और यूकैरियोट्स का डीएनए बड़ा होता है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्ट्स में आपका डीएनए बनता है, बाद में उसे ज्वाइन करके हम कंप्लीट डीएनए बना सकते हैं। बहुत सारे रेप्लिकॉन्स होते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो आपकी तैयार हो रही होती हैं, उनको जोड़ करके कंप्लीट डीएनए बनाते हैं। इतना ही याद करना है, बहुत डिटेल में नहीं घुसना है, इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं हम लोग। पॉलीप्लॉइडी बच्चा बच्चा जानता है यार। पॉली का मतलब क्या है? पॉली का मतलब होता है मैनी, प्लॉइडी का मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। समझ लीजिए कोई सेल है मेरे पास यहां पर, तो हमारे जो मैग्नेट है इनके चीथड़े उड़े पड़े हैं, बट लेट मी ट्राई टू कनेक्ट देम अगेन, जिससे दोबारा जिंदा हो पाए, है ना। इनकी भी लाशें पड़ी हुई थी मेरी बैग में, इनको हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, दोबारा से जीवित कर डालते हैं दोस्त। एक सेकंड दे दो बस। समझ लीजिए कोई ऐसा सेल है जो डिप्लॉयड है, यस, कोई ऐसा सेल है जो डिप्लॉयड है। इसने क्या किया? अपने डीएनए की कॉपीज बढ़ा ली, है ना। इसने क्या कर लिया भाई, आपका जब सेल डिवीजन होगा उससे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा ना, साइटोकाइनेसिस से पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। 2 न्यूक्लियस बनेंगे एक सेल के अंदर, फिर सेल की डिवीजन होगी। समझ लीजिए ये आपका एक न्यूक्लियस था, अब ये जो सेल है इसने कैरियोकाइनेसिस कर लिया, अब इसमें 2 न्यूक्लियस हो गए, दोनों एक जैसे, यानी यहां पर क्रोमोसोम का जो नंबर था ये डबल हो चुका है। सेट जो है आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं डबल हो चुके हैं। यहां पर बस आपके सेल के अब 2 टुकड़े होने थे, पेरेंट सेल जैसे ही 2 डॉटर सेल बन जाते। लेकिन यहां पे कैरियोकाइनेसिस तो हुई, अब साइटोकाइनेसिस हुई ही नहीं। तो ये जो सेल तैयार हुआ इसमें आपके सेट ऑफ क्रोमोसोम्स सीधे सीधे बढ़ गए, क्योंकि मेरे भाई न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है, 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लियस का मसाला डबल हो चुका है, लेकिन सेल डिवाइड नहीं किया। सो व्हेन द साइटोकाइनेसिस डजंट अकर आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, तो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन देखने को मिलती है, आपका डीएनए का कंटेंट ज्यादा देखने को मिलता है ऐसे सेल्स के अंदर। तो कई सारे सेल्स होते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जैसे पैरामीशियम में भी आपके 2 सेल होते हैं, आपको पढ़ाया गया है। इसके अलावा अगर आप फंगस भी देखें तो आपके फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं उनमें सिनोसिटिक कंडीशन होती है। तो ऐसी अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यस,
तो ये सारी चीजें आपको बीच बीच में देखने को मिल रही होती हैं। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। तो डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होती है ऑफ इंटरफेज। यस, तो इंटरफेज जो है इसमें G1 फेज था, गैप 1, फिर आता है एस फेज, फिर आता है G2 फेज। तो एस फेज में क्या हो रही होती है, यहां पर डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है, यह हमें पता है। तो आपका यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया, यह हमने जाना। अब हम डीएनए रेप्लिकेशन की गहराई में घुसने वाले हैं दोस्त। अब हम कुछ एंजाइम्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बहुत आराम से इन एंजाइम्स के बारे में समझिएगा और इन एंजाइम्स को जानने की कोशिश करिएगा। एक सीक्वेंस में मैं नहीं जा रहा हूं, पहले मैं आपको एक अलग से एंजाइम की बात बता दे रहा हूं जिसका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए सबसे पहले इसके बारे में बता रहा हूं। इसका नाम है टोपोआइसोमरेज या प्रोकैरियोट्स में इसे डीएनए गाइरेज भी कहते हैं। ये जो टोपोआइसोमरेज है, टोपा महाराज जो है, ये करता क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। समझ लीजिए आपका ये डीएनए है, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। समझ लीजिए मैंने यहां पर दो दीवारें लगा रखी है, एक वहां दीवार है, एक मेरे पास दीवार है ना। इससे लंबा नहीं खींच सकता डीएनए को, इससे छोटा नहीं करूंगा। डीएनए जो है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमेशा यहीं पर रहेगा। मैंने क्या कर दिया है, अगर मुझे डीएनए को रेप्लिकेट करना है मेरे भाई मेरी जान, अगर मैं डीएनए को रेप्लिकेट करना चाहता हूं तो क्या मुझे डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं इनको अलग अलग करना पड़ेगा। ये स्ट्रैंड भी एक टेम्पलेट के तौर पे काम करेगा, ये स्ट्रैंड भी एक टेम्पलेट के तौर पे काम करेगा। अगर ये दोनों स्ट्रैंड बंधे हुए हैं, एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों स्ट्रैंड्स को देखकर कोई नया स्ट्रैंड नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं। इसको भी सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होना होगा, इसको भी सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होना होगा, तभी जाकर के इसके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को पढ़ पढ़ के कोई नया स्ट्रैंड बनेगा, इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पढ़ पढ़ के कोई नया स्ट्रैंड बनेगा, तभी हो सकता है। इसके अलावा कोई और चारा हमारे पास है नहीं। तो हमें इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना पड़ेगा, रेप्लिकेशन फोर्क बनानी पड़ेगी, कांटे जैसा ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो यहां पर भी क्या हुआ मेरे दोस्त मेरे भाई, यहां पर भी क्या हुआ, जब आप ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है इनको पकड़ करके खींचेंगे तो ये बीच का बबल बहुत बड़ा हो जाएगा। भाई बीच का बबल बड़ा हो जाएगा, बाकी जगह आपकी चेंज नहीं हो रही है, तो क्या बाकी बबल्स की जगह खा गया है मोटा बबल, क्या बाकी बबल्स थोड़े छोटे 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 हो जाएंगे। भाई देखो, अगर मेरे पास यहां पर सॉरी पांच नहीं, अगर गमछा है एक, अगर मेरे पास मेरा चहिता गमछा है, अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, मैं क्या करूंगा, इसको कॉइल करूंगा सबसे पहले और फिर मैं इसको बीच में से खींचूंगा, तो आसपास देखना स्ट्रेस बढ़ेगा। एक बार चेक करते रहना, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि मैंने इसको ऐसे अटका लिया और मैं कॉइल कर रहा हूं, ठीक है। और देखना, अब देखना भाई, मैं बीच में से एक ऐसा स्थान है जहां पे अपना हाथ डाल करके इस गमछे का एक बबल बड़ा करूंगा, आसपास यहां और यहां कोने पे आपका क्या हो जाएगा, बाकी बबल्स छोटे हो जाएंगे। या मैं यहां पर इस बबल को जब बड़ा करूंगा, इधर स्ट्रेस आ जाएगा। देखना, मैं इस बबल को बड़ा करूंगा, यहां के बबल्स ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा आपके क्या हो जाएंगे, कॉइल होना स्टार्ट हो जाएंगे, इनमें स्ट्रेस आ जाएगा। देखिए इसको बड़ा करो, देखो अब ये बबल जब मैंने बड़ा किया तो ये जो पास के बबल्स है मेरे मुंह के पास, ये छोटे हो गए, और ज्यादा बड़ा करूंगा इसको तो कॉइल भी हो जाएंगे। देखना, अब दे आर रिलैक्स्ड, मस्त है, ढीले ढीले पड़े हुए हैं, अब दे आर रिलैक्स्ड। हर बबल देखो कहीं से भी खोल पाओगे, एकदम रिलैक्स पड़ा हुआ है, यहां से भी खोल सकते हो। लेकिन जब मैं वहां का बबल बड़ा करूंगा, ये बबल्स इतने छोटे हो जाएंगे, इतने टाइट हो जाएंगे, इनको आप खोल नहीं पाओगे। हाँ वो अब ये मेरे मुंह के पास वाले इतने टाइट हो गए, इनको आप खोल नहीं सकते, बहुत ज्यादा क्या हो गई है, इनमें टेंशन आ गई है, ये आपके बहुत ज्यादा पास पास आ गए हैं। पहले थोड़े ढीले थे, अब बहुत ज्यादा पास पास आ गए हैं, क्योंकि दूसरा बबल बड़ा हो गया है। यहां पर क्या आ जाते हैं, सुपर कॉइल्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा गुथाई हो जाती है यहां पर इन स्ट्रैंड्स की, सुपर कॉइल की वजह से टेंशन बढ़ जाती है। तो ये जो आपका टोपो आइसोमरेज है आके क्या करता है, ये आ करके इन स्ट्रैंड्स को काट देता है, ये कैंची की तरह काम करता है और इन स्ट्रैंड्स को काट देता है। अगर समझ लीजिए एक गमछा है, उसमें बहुत ज्यादा टेंशन है, मैं अगर आकर एक कैंची मार दूं तो फुर्र करके खुल जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा। यस, तो यहां पर अगर मैं कैंची मार दूं तो ये फुर्र करके क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, फिर ये दोबारा से रिलैक्स हो जाएंगे, दोबारा से थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, और जब ये रिलैक्स हो जाएंगे, इनके बीच का ये जो आपका गैप है इसको मैं भर दूंगा। यानी जहां पे मैंने कट लगाया था, भाई बॉन्ड तोड़ा है, कट लगाना मतलब बॉन्ड तोड़ना, दोबारा से आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में बना दूंगा। ये काम है टोपो आइसोमरेज का, मिस्टर टोपा भाई का ये काम है।
कि जब भी डीएनए को हम लोग रेप्लिकेट कराते हैं तो आपके डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करेंगे, तो ये वाला पार्ट तो खुल गया, ये तो डीएनए रेप्लिकेशन कर लेगा अच्छे तरीके से। ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये तो एकदम ऐसे गुथाई कर बैठे ना, इनको मुझे क्या करना है, रिलैक्स करना है, सुपर कॉइलिंग हटानी है। इनको मैं क्या करूंगा, रिलैक्स करूंगा, एज वेल एज मैं क्या करूंगा, इनको झटपट झटपट रिलीज करा दूंगा, रिलैक्स करके इनको थोड़ा सा ढीला करूंगा एंड फिर इनको जोड़ दूंगा। ये काम किसका है, टोपो आइसोमरेज का है। तो टोपो आइसोमरेज जो है टेंशन को रिलीज करता है जो सुपर कॉइलिंग के दौरान हुई होती है, एंड डीएनए स्ट्रैंड्स को क्या कर देता है आपका, बढ़िया टेंशन रिलीज करके थोड़ा दूर दूर कर देता है। बाद में फिर उसको हम जोड़ सकते हैं। यानी टेंशन रिलीज करने का काम किसका है, मिस्टर टोपू भाई का है। ये हमने देखा, ये हमने सीखा, ठीक है। ओके गुरुजी, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब देखिए मेरे दोस्त, आराम से मेरी बात को सुनिए। पहले ये डायग्राम देखिए, फिर मैं आपको एक तरीके से एक 3D दिखाऊंगा खुद ही। ये जो आपका जिप है, इसके माध्यम से मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन समझाने की कोशिश करूंगा। आराम से देखिए। अगर ये आपका डीएनए है तो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस दिशा में है, दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा कॉम्प्लीमेंट्री। एकदम सही बात है सर, एकदम सही बात है। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है, यहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है मिस्टर हेलिकेज। हेलिकेज मतलब डीएनए हेलिक्स को खोलने वाला हेलिकेज, या फिर इसे कहेंगे अनवाइंडेज, जो डीएनए को अनवाइंड कर दे इसे कहेंगे अनवाइंडेज। तो ये हेलिकेज है, ये अनवाइंडेज है। नाम है हेलिकेज तो हेलिक्स को खोलेगा, नाम है अनवाइंडेज डीएनए को अनवाइंड करेगा। यानी डीएनए के दो स्ट्रैंड थे, ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये डीएनए के स्ट्रैंड खुलते जाएंगे। इस दिशा में आपका हेलिकेज चलता जाएगा, डीएनए स्ट्रैंड और खुलते चले जाएंगे और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते चले जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ठीक है गुरुजी, इतनी बात समझ में आ गई, ये बात हमको समझ में आ गई। ठीक है जी। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करता है जो कि आपके दो डीएनए स्ट्रैंड्स को जोड़ रहे होते हैं। ये उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता रहता है, बेस पेयर्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करता रहता है और डीएनए को खोलता चला जाता है। ठीक है जी, एकदम ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई। धीरे धीरे आपका हेलिकेज आगे बढ़ता चला जाएगा, डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट होते चले जाएंगे। एकदम ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर ये डीएनए के स्ट्रैंड जो सेपरेट हुए हैं ये आपस में जुड़ भी तो सकते हैं। सर क्यों जुड़ सकते हैं भाई, यहां पर कभी ए रहा होगा जिसके सामने आता है टी, यहां टी है जिसके सामने आता होगा ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, जी के सामने सी। भाई ये जो सारे के सारे आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं या नाइट्रोजनस बेसिस हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, आपने इनको अलग किया है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के फिर जुड़ जाएंगे। ए तो टी के साथ मिलने के लिए मरा ही जा रहा है, टी तो ए के साथ मिलने के लिए मरा ही जा रहा है, सी तो जी से जुड़ेगा ही, जी तो सी से जुड़ेगा ही। इनको आपने सेपरेट भी कर दिया तो फिर जुड़ जाएंगे, ये तो फिर जुड़ जाएंगे। अब ये जो दोनों के दोनों स्ट्रैंड हैं जो इतनी मेहनत से सेपरेट किए हैं, इतनी एनर्जी लगा करके, इतना दमखम लगा करके, ये आपस में दोबारा ना जुड़ जाएं, इसीलिए जरूरी है मेरे दोस्त, इसीलिए जरूरी है मेरे दोस्त कि यहां पर हम सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स लगा दें। जो सफेद कलर के हमने लगाए हैं ये प्रोटीन्स हैं जो हमने सिंगल स्ट्रैंड पे लगा दिए हैं, इन्हें कहा जाता है एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड करते हैं और इनको दोबारा आपका जुड़ने से, एक दूसरे से जुड़ने से रोकते हैं। ये प्रोटीन ने घेर लिया है डीएनए स्ट्रैंड को, तो अब ये कहीं और नहीं जुड़ पाएंगे। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है, डू नॉट लेट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्मेशन अगेन, एंड ये आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को न्यूक्लियेसिस से भी बचाते हैं। प्रोटेक्शन भी, इनको घेर के बैठ गए हैं ना डीएनए को, कहीं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देख के कोई इस पे हमला ना कर दे, काट ना दे, डीएनए के टुकड़े ना कर दे कोई न्यूक्लियस एंजाइम, उससे भी प्रोटेक्शन देते हैं। और दोनों जो सिंगल स्ट्रैंड है इन्हें दोबारा जुड़ने भी नहीं देते। तो आपके दो एंजाइम हमने यहां पढ़े, हेलिकेज डीएनए को खोलता चला जाएगा, और एसएसबी प्रोटीन जो है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, वो आपका क्या करेंगे, वो आपका फिर सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज कर देंगे। जैसे यहां पर देखिए, ये आपका हेलिकेज है, ये चेन जो है, ये जो चेन है ये आपकी हेलिकेज है। हेलिकेज आगे बढ़ता गया, डीएनए खुलता गया, हेलिकेज आगे बढ़ता गया, मेरे मुंह की साइड आता जा रहा है, डीएनए खुलता जा रहा है, और इस साइड आएगा, डीएनए खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। ये एक सिंगल स्ट्रैंड है, ये एक सिंगल स्ट्रैंड है। इस सिंगल स्ट्रैंड पे भी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, इस पे भी सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन, कि ये दोबारा ना जुड़ जाए, ये सिंगल स्ट्रैंड ही रहे, और इन सिंगल स्ट्रैंड को न्यूक्लियस नाम के एंजाइम से भी प्रोटेक्शन मिल जाए। ये हम लोगों ने देखा, ये हम लोगों ने सीखा। ये काम है हेलिकेज का और एसएसबी प्रोटीन्स का, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का। अब मेरे भाई डीएनए खुलता चला जा रहा है। पहले देखो आपका हेलिकेज यहां तक पहुंचा था तो इतना डीएनए खुला,
ये आपकी रेप्लिकेशन फोर्क बनी, फिर यहां तक पहुंचा, इतना डीएनए आपका खुला, फिर यहां तक पहुंचा, इतना आपका डीएनए खुला। ठीक है सर, ये बात तो हो गई, इतना आपका डीएनए खुला है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये स्ट्रैंड है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस पे जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा इस दिशा में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा इस दिशा में। ये जो स्ट्रैंड है यह है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहां जो स्ट्रैंड बनेगा बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में। एकदम सही बात है सर। अब मेरी एक बात को बहुत गौर से सुनो, अगर डीएनए इस साइड खुलता चला जा रहा है, इस साइड खुलता चला जा रहा है, यहां मैं क्या लगा देता हूं, यहां मैं लगा देता हूं एक प्राइमर, यहां मैं लगा देता हूं एक प्राइमर। प्राइमर प्राइमेज नाम का एंजाइम बनाता है। प्राइमर मतलब किसी भी चीज को शुरू करने वाला। जैसे जब आप अगर घर का कोई गेट है लोहे का, उसके ऊपर जब पेंट करते हैं तो उससे पहले प्राइमर मारते हैं जिससे पेंट की पकड़ बेहतर हो। जब आप डिस्टेंपर करते हैं दीवारों पे तो पहले प्राइमर लगाते हैं जिससे डिस्टेंपर की पकड़ बेहतर हो। लड़कियों को पता होगा जब वो मेकअप करती हैं तो मेकअप से पहले प्राइमर लगता है जैसे मेकअप की पकड़ बेहतर हो। प्राइमर मतलब पहले आ रहा है किसी चीज को शुरू करने के लिए। यहां पर प्राइमेज नाम का एंजाइम एक प्राइमर लगाता है ना, क्योंकि मेरे भाई एक न्यूक्लियोटाइड को अगर आप यूज कर रहे हैं टू मेक डीएनए और उसके ऊपर दूसरा न्यूक्लियोटाइड लगा रहे हैं, उसके ऊपर तीसरा न्यूक्लियोटाइड लगा रहे हैं, तो क्या मेरे भाई पहले न्यूक्लियोटाइड को भी जुड़ने के लिए कोई 3 प्राइम OH चाहिए? चाहिए सर। भाई हमने बताया था जो आपकी चेन ग्रो करती है, जो आपका डीएनए बनता है, जो आपका आरएनए बनता है, वो कैसे बनता है? कोई आपके पास 3 प्राइम OH है, इस पे नए न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम फॉस्फेट जाके हमला कर देगा। फिर ये जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है इसका 3 प्राइम OH फ्री है, इस पे कोई 5 प्राइम फॉस्फेट जाके हमला कर देगा। उसका 3 प्राइम OH फ्री है, उस पे कोई नया 5 प्राइम फॉस्फेट जाके हमला कर देगा। उसका 3 प्राइम OH फ्री है, उस पे कोई 5 प्राइम फॉस्फेट जाके हमला कर देगा। यानी पहले न्यूक्लियोटाइड को भी जुड़ने के लिए किसी का तो OH चाहिए, कहीं तो जाके अटैक करेगा। पहले वाले को भी कोई तो OH चाहिए जिसको जा करके, जिसकी टांग पकड़ के झूला जा सके, जिसपे अपना फॉस्फेट अटैच कराया जा सके। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई OH फ्री है ही नहीं। सर ये तो गलत बात हो गई। गलत बात तो है, OH तो चाहिए, OH तो चाहिए, है ना। तो ये OH जो होता है ना, ये डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम देता है खुद से, ना ये डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम देता है खुद से OH। एंड मेरे दोस्त, ना ये आपका पहले न्यूक्लियोटाइड पे पाया जाएगा। पहला न्यूक्लियोटाइड कहां जाके अटकेगा, उसके पास खुद लटकने के लिए OH नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं आरएनए प्राइमर। तो ये जो प्राइमेज एंजाइम है ये छोटा सा आरएनए का एक टुकड़ा लगा देता है। अब आरएनए में भी 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड्स होते हैं, तो इस आरएनए के टुकड़े में 3 प्राइम एंड है, 3 प्राइम OH है। इस पे हम नए नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते रहेंगे। जैसे ए के सामने आ जाएगा आपका टी के सामने आ जाएगा ए, सी के सामने आ जाएगा जी के सामने आ जाएगा सी, टी के सामने आ जाएगा ए। इस OH पे, इस आरएनए प्राइमर के OH पे हम फिर डीएनए बनाना स्टार्ट कर देते हैं और डीएनए पॉलीमरेज जो है ये आपका अपना काम शुरू कर देता है। यानी प्राइमेज क्या करता है, इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है OH प्रोवाइड करके, 3 प्राइम OH प्रोवाइड करके। और डीएनए पॉलीमरेज जैसा नाम है, डीएनए को पॉलीमराइज कराएगा, वो उस OH के ऊपर पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पूरा डीएनए तैयार कर देगा। अब डीएनए हेलिकेज भी इसी साइड मूव कर रहा है, डीएनए हेलिकेज भी इसी साइड मूव कर रहा है, एंड मेरे भाई डीएनए पॉलीमरेज भी इसी साइड मूव कर रहा है। हेलिकेज आगे चल के डीएनए को खुलता जाएगा, पीछे पीछे पॉलीमरेज अपना काम करता जाएगा। यानी मेरे भाई एक ही बार में ये वाला जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है इसकी पूरी रेप्लिकेशन हो जाएगी। एक ही बार में आपका एक प्राइमर लगेगा, एक पॉलीमरेज लगेगा, खेल खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बट यहां देखिए, यहां सबसे पहले डीएनए इतना खुला हुआ है, इतना खुला हुआ है, तो यहां पहले एक प्राइमर लगा, पॉलीमरेज आया, इतना डीएनए आपका बन गया। अब यहां तो फिर आपका डीएनए इस साइड खुल रहा है, यहां पर आकर आपका एंड हो गया, इतना ही डीएनए का टुकड़ा आप बना पाए। फिर डीएनए इतना खुला, यहां पर आपने प्राइमर लगाया और यहां तक का बनाया, यहां तक का तो पहले बन ही गया था, यहां तक का डीएनए बनाया। फिर आपका डीएनए यहां तक खुला है, यहां तक खुला है, फिर आप प्राइमर लगाएंगे, पॉलीमरेज लगाएंगे, इतना टुकड़ा बनाएंगे। फिर आप डीएनए यहां तक खोलेंगे, प्राइमर लगाएंगे, पॉलीमरेज इतना टुकड़ा बनाएंगे। फिर आप प्राइमर लगाएंगे, पॉलीमरेज इतना टुकड़ा बनाएंगे, प्राइमर पॉलीमरेज इतना टुकड़ा बनाएंगे, प्राइमर पॉलीमरेज इतना टुकड़ा बनाएंगे। यानी नीचे वाला स्ट्रैंड जो है ये टुकड़ों में बन रहा है, क्योंकि डीएनए इस साइड खुल रहा है। तो पहले इतना खुला तो इतना ही बन पाएगा, इतना खुला इतना ही बन पाएगा, इतना खुला इतना ही बन पाएगा, इतना खुला इतना ही बन पाएगा। पहले आपका छोटा 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 डीएनए ही बनेगा नीचे वाले स्ट्रैंड में। ऊपर वाले में क्या होगा भाई, डीएनए इस साइड ही खुल रहा है, इस साइड ही आपका नया डीएनए भी बनता चला जाएगा। तो आपका ये कंटिन्यूअसली बनेगा।
ये छोटे 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 टुकड़ों में बनेगा, फ्रेगमेंट्स में बनेगा, डिसकंटिन्यूअसली बनेगा। तो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है इसे हम कंटिन्यूअस या लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि ये लीड करता है, सबसे बेस्ट काम कर रहा है, लीड कर रहा है। सिर्फ एक प्राइमर लगेगा और आपका खेला खत्म हो जाएगा, उसी में सारा डीएनए तैयार हो जाएगा। जबकि जो नीचे वाला है इसे हम डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग कहते हैं। लीडिंग का उल्टा लैगिंग, लैग मार रहा है, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में आपका डीएनए बन रहा है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और यहां पर ये जो आपके दो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनके बीच में आपका बॉन्ड क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। डीएनए लाइगेज आकर के टांका मार देगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा। इसे हम क्या कहते हैं, डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर गम या मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। यस, तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है इन्हें आप जोड़ सकते हो, ये आपने देखा। तो अलग अलग एंजाइम है मेरे भाई, आपका डीएनए हेलिकेज भी है, एसएसबी प्रोटीन्स भी है, प्राइमर भी है ना। आपका यहां पर प्राइमर किसने बनाया, प्राइमेज ने। यहां पर आपका पॉलीमरेज भी है एंड आपका यहां पर लाइगेज भी है जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ेगा, ये आपने देखा। तो अलग अलग एंजाइम्स है, जैसे हेलिकेज या अनवाइंडेज क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स को कनेक्ट कर रही हैं और इसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करेंगे, अब जो सिंगल स्ट्रैंड्स बने हैं इनको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनने से रोकेंगे एंड मेरे भाई आपका न्यूक्लियेज से इन सिंगल स्ट्रैंड्स को प्रोटेक्ट भी करेंगे, डाइजेस्ट होने से भी बचाएंगे। टोपो आइसोमरेज या डीएनए गाइरेज मैंने आपको बताया था, ये आपके डीएनए की टेंशन रिलीज करता है, यानी सुपर कॉइलिंग जो हो जाती है, बहुत टेंशन आ जाती है, इसको रिलीज करता है। प्राइमेज क्या करता है, ये आरएनए प्राइमर, आरएनए का छोटा सा टुकड़ा बनाता है जिससे हमें 3 प्राइम OH मिलता है, जिसपे हम पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सके, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज खुद से इस रेप्लिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता, खुद का 3 प्राइम OH इसके पास नहीं है, इसीलिए इसे प्राइमर की मदद लेनी पड़ती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया में पॉलीमरेजेस की, यूकैरियोट्स में तो कई सारे पॉलीमरेज पाए जाते हैं। अगर आप बैक्टीरिया की बात करें तो 3 मेन पॉलीमरेज है। पॉलीमरेज 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम डीएनए पॉलीमरेज बोल देते हैं, जो मेन काम करा रहा है, दैट इज पॉलीमरेज 3। पॉलीमरेज 1 प्रूफ रीडिंग एंजाइम है, यानी ये देखता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, कोई गलती होती है तो उसको क्या करता है, आपका बेसिकली करेक्ट करने का काम करता है। और आरएनए प्राइमर जो है, बीच बीच में आप डीएनए के बीच बीच में आपने प्राइमर लगा रखा है, यहां पर देखिए, यहां पे बीच में प्राइमर लगा है, जितनी बार रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है ब्लू कलर का प्राइमर लगाया है। इस प्राइमर को जब आप हटाते हैं थोड़ा सा गैप रह जाता है, यहां पे डीएनए बनाने का काम कौन करता है, मेन काम कर रहा है पॉलीमरेज 3। बीच में जो आरएनए प्राइमर के गैप्स हैं उनको भरने का काम और प्रूफ रीडिंग की सब कुछ ठीक हुआ है कि नहीं ये देखने का काम है पॉलीमरेज 1 का। और जब पॉलीमरेज 1 खराब हो जाए, काम ना कर पाए, तो पॉलीमरेज 2 जो है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट एंजाइम के तौर पे काम करता है। पॉलीमरेज 1 का काम ये कर रहा होता है। एक्सोन्यूक्लियस जिसे आरएनएज H भी कहते हैं, नाम है आरएनएज, यानी ये आरएनए को काटेगा। तो आरएनए प्राइमर जो बीच बीच में लगे हुए हैं, लैगिंग स्ट्रैंड पे कई सारे आरएनए प्राइमर थे, लीडिंग स्ट्रैंड पे एक आरएनए प्राइमर था, इसको आप काट करके हटा सकते हैं। तो आरएनएज H यानी आपका एक्सोन्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड को काटने वाला, आरएनएज स्पेसिफिकली आरएनए नाम के न्यूक्लिक एसिड को काटने वाला, ये आरएनए प्राइमर्स हटाता है। एंड लाइगेज क्या करता है भैया, जो भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं इनको जोड़ देगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के, क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड्स को कनेक्ट कर रहा है, तो डाइएस्टर बॉन्ड यहां पर आपका बन जाता है। दिस इज योर डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। Correct? Which of the following statement is correct regarding the process of replication? DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization in 5 prime to 3 prime as well as 3 prime to 5 prime direction. नहीं, नया स्ट्रैंड हमेशा 5 prime to 3 prime ही बनेगा, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization in 5 prime to 3 prime direction only. DNA dependent DNA polymerase catalyze in 5 prime to 3 prime direction. DNA dependent RNA polymerase जो है ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही बनाता है, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मतलब ट्रांसक्रिप्शन का एंजाइम भी आरएनए बनाएगा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही बनाएगा, लेकिन रेप्लिकेशन का इससे लेना देना नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन से लेना देना है। तो आपका आरएनए पॉलीमरेज है तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन का एंजाइम, ना कि रेप्लिकेशन का। ये हमने देखा, ये हमने सीखा। तो यहां ये गलत हो जाएगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम आपका नहीं बनता। ओवरऑल आंसर आ जाएगा आपका क्या, मिस्टर बी। Given below are two statement. DNA polymerases catalyzes polymerization only in one direction 5 prime to 3 prime, ठीक है, इसी डायरेक्शन में आपके स्ट्रैंड बनेंगे नए वाले। During replication of DNA on one strand, replication is continuous while in other strand it is discontinuous.
लीडिंग स्टैंड में कंटिन्यूअस होगी, लैगिंग स्टैंड में डिसकंटिन्यूअस होगी। दोनों बातें आपकी करेक्ट लग रही हैं। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। उत्तर क्या आ जाएगा आपका? बी आ जाएगा। यस, ये है आपका डीएनए रेप्लिकेशन। अब आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग विद यू, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कई सारे डाउट्स हैं, उनको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन क्लैरिटी। अभी कुछ दिनों से आई एम नॉट एबल टू स्टैंड मोर देन 3 भी मैं ज्यादा ही लिख रहा हूं। जैसे अभी मेरे घर पे वो बैठने वाला सेटअप नहीं है, अदरवाइज मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ा पाता। वो सेटअप मैं लगवा रहा हूं जिससे कि क्लासेस और थोड़ी बेटर हो पाए। अभी एक स्ट्रेच में 1 से 2 घंटे से ज्यादा खड़े होकर के, क्योंकि मेरा पेट पकड़ जाता है बार बार ना, तो ये काम नहीं हो पा रहा है। तो एक बार अभी फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज देखो, काम मैं करता रहूंगा। मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं इस चीज की इजाजत भी मांग रहा हूं। आप कहते हो सर रेस्ट करो, मैं जानता हूं भाई, मैं आपको अलग अलग जगह काम करता हुआ दिखाई दूंगा। मैं कर्मयोगी हूं, मैं घर बैठ ही नहीं सकता। ये मेरी खुद की बहुत बड़ी समस्या है। आप इसको कबूल कर लीजिए। कुछ दिन आपको लगेंगे ये बात कबूल करने में, लेकिन ये सत्य है। मैं नहीं बैठ सकता घर पे, या मैं खाली नहीं बैठ सकता। या तो मैं कोई किताब लिख रहा हूँ, या मैं थीसिस पे काम कर रहा हूँ, या XYZ कोई रिसर्च पेपर पे काम चल रहा होगा, या मैं अपने लेक्चर ले रहा हूँ, कुछ भी चल रहा होगा। आई विल ऑलवेज बी वर्किंग। ये सिंपल है, मेरा उसके बिना काम चलता ही नहीं। मैं इतने साल हो गए मुझे कंसिस्टेंटली काम करते हुए, उसके बिना मैं अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकता। किसी दिन मैं 10 घंटा काम करूंगा, किस दिन 6 घंटा काम करूंगा, किस दिन 3 घंटा काम करूंगा, किस दिन कम पढ़ूंगा, ज्यादा पढ़ूंगा। पढ़ूंगा डेली। कंसिस्टेंसी इज माई की। वो छूट ही नहीं सकती। अब मैं छोड़ ही नहीं पाऊंगा, वो आदत इतनी बुरी लग गई है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कंसिस्टेंसी मेंटेन करना एक बार अगर आ गया तो वो जीवन का पार्ट बन जाता है। तो मैं जिस दिन काम नहीं करता उस दिन तो मुझे नींद ही नहीं आती। यस, चाहे मैं कितने भी बुरे हालात में हूं, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं, आई हैव टू मेक माई डे प्रोडक्टिव। चाहे मैं इतना ही काम कर पाऊं, आई विल गिव ऑल माई टाइम टू दिस बैच एंड मिशन 100। अब मेरे पास 2 चीजें हैं, उनको मैं बहुत ईमानदारी से, जैसे कि हमेशा करता आया हूं। मुझे बिल्कुल मलाल नहीं है कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। आई हैव जेन्युइनली गिवन माई 100%। लेकिन अब आपका सिलेबस ट्रैक पे होना चाहिए। अब आप पे फिजिक्स का भी लोड आ जाएगा, तो आपको डेली डेली परेशान नहीं करूंगा। जैसे अगर मैं दिन में 1-2 घंटे की वीडियोस आपके लिए बना रहा हूं, मैं 3-4 दिन में एक वीडियो आपके लिए डाल दिया करूंगा, जिसमें आपके 1-2 चैप्टर्स हुआ किया करेंगे। क्योंकि अधिकतर काम हमारा पूरा हो चुका है भगवान की कृपा से। कैसे? देखिए मेरे भाई, 11th की पहली यूनिट है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में 4 चैप्टर हैं। लिविंग वर्ल्ड डन हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डन हो गया, प्लांट किंगडम डन हो गया, एनिमल किंगडम स्टार्ट हो गया था, ऑलमोस्ट इसको डन मानो। कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट बचा हुआ है, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन डन मान लो एक बार के लिए। दूसरा है यूनिट आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में मॉर्फोलॉजी में हम लोग लाइव बैठे थे, पर उस दिन बैंड बज गई थी हमारी, तो मॉर्फोलॉजी जो है इसको मैं पूरा करवा दूंगा। एनाटॉमी अभी आपने छुआ नहीं है, इसको पूरा करा दूंगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी टिश्यू कॉकरोच फ्रॉग नहीं छुआ है, इसको मैं पूरा करा दूंगा। ये 3 चैप्टर हमको करने हैं। इसके आगे अगर सेल यूनिट आप देखें, सेल यूनिट आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, तीनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं प्लांट फिजियोलॉजी की बात करूं, प्लांट फिजियोलॉजी में आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट, रेस्पिरेशन कंप्लीट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक छोटा सा टॉपिक रहता है आपका, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी 6 चैप्टर्स हैं, एकदम 6 के 6 चैप्टर्स जो हैं एंड टू एंड कंप्लीट हो गए हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इकोलॉजी की अगर आप बात करें, इकोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इकोसिस्टम, तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। यहां पर मॉलिक्यूलर बेसिस हम लोगों ने स्टार्ट किया है। मॉलिक्यूलर बेसिस आपका आधा हो चुका है मान लीजिए, है ना। इसको हम लोग पूरा करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पूरा करेंगे, एंड इवोल्यूशन पूरा करेंगे। यानी आपका जेनेटिक्स का एक लेक्चर और मान लीजिए, जिसमें तीनों चैप्टर आपके साथ दे दिए जाएंगे आपको रिकॉर्ड कर करके। बचा हुआ मॉलिक्यूलर बेसिस भी, बचा हुआ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन भी। अगर बहुत लंबा लेक्चर नहीं जाता है, 12 घंटे से ऊपर यूट्यूब अलाउ नहीं करता, तो आपका इवोल्यूशन कहीं और किसी यूनिट के साथ मर्ज करके दे दिया जाएगा। तो ये जेनेटिक्स जो है ये आपकी करवा दी जाएगी। बचा क्या है ये देखिए, यहां एनिमल किंगडम बचा है, ये आपका पूरा कराया जाएगा। ये यूनिट ऑलमोस्ट बची हुई है, ये पूरी कराई जाएगी। यहां प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पूरा करा दिया जाएगा। मॉलिक्यूलर बेसिस आधा बचा है, जेनेटिक्स आपकी ऑलमोस्ट, फिर इस चैप्टर के अलावा दोनों चैप्टर पूरे बचे हैं। मेन यूनिट है रिप्रोडक्शन, इसमें आपके तीनों चैप्टर रहते हैं, ये हम लोग पूरा करेंगे। एक लेक्चर आएगा जिसमें तीनों चैप्टर पूरे होंगे। उसके बाद सेकंड जेनेटिक्स है,
थर्ड जो आपकी यूनिट है यह है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यहां पर चैप्टर आते हैं, 2 चैप्टर है, ये हम लोग पूरा करेंगे। एंड मेरे भाई उसके बाद आती है बायोटेक, बायोटेक हम चाहे तो पहले पूरा करेंगे, इसके 2 चैप्टर हैं, ये हम पूरा करेंगे। बायोटेक हम लोग पहले पूरा कर सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस में जितना हमने पढ़ा है, अभी ट्रांसलेशन और पढ़ा देंगे हम लोग, जेनेटिक्स को पहले धप्पा करेंगे हम लोग, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को एंड मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस को, इस पार्ट को हम लोग पहले पूरा करेंगे। ये पूरा होते ही हम लोग डायरेक्टली बायोटेक पे हमला कर सकते हैं, तो फिर हम लोग इस पे बढ़ जाएंगे। द मेन मोटो इज कि इसको पूरा करेंगे कैसे सर, लाइव या रिकॉर्डेड वो हम डिसाइड करेंगे, बीच बीच में आता रहूंगा मैं, करेंगे कैसे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले ये वाला पार्ट पूरा करेंगे, है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस जो आधा बचा हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड इवोल्यूशन, अगर लेक्चर 12 घंटे से पार नहीं हुआ क्योंकि बड़े चैप्टर से, यस, तो इवोल्यूशन भी इसी में देखेंगे हम डाल सकते हैं नहीं, वरना इवोल्यूशन को यहां शिफ्ट करूंगा मैं ह्यूमन वेलफेयर के साथ, ठीक है। तो पहला लेक्चर जो होगा वो आप ये मान के चलिए बचा हुआ जेनेटिक्स पूरा, इवोल्यूशन के साथ या इवोल्यूशन के बिना। दूसरा इसके बाद मैं लपेटूंगा बायोटेक, तीसरा मैं लपेटूंगा रिप्रोडक्शन को, और अगर जगह मिली, ये अगर लेक्चर छोटा हुआ 10 घंटे के आसपास का, तो 2 घंटे का ये वाला पार्ट बना करके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाला यहीं चिपका दिया जाएगा, वो थंबनेल पे सारी डिटेल्स में लिखवा दूंगा कौन सा चैप्टर कहां है, और टेलीग्राम वगैरह पे भी बता दूंगा। फिर रिप्रोडक्शन के बाद बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, और ह्यूमन वेलफेयर के साथ ये जो एनिमल किंगडम है ये यहां चिपका दिया जाएगा, बचा कुचा जो भी पार्ट है। एंड देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मॉर्फोलॉजी का जो पार्ट रिकॉर्ड हो चुका है ऑलरेडी, मतलब कि जो लाइव में था वो उतना तो हम लोग दोबारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आगे का रिकॉर्ड करके उसके साथ में मर्ज करा के नई वीडियो डाल दूंगा, मॉर्फोलॉजी की, एनाटॉमी की एंड टिश्यूज की, कॉकरोच की, फ्रॉक की, एक ही स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये वीडियोस क्योंकि अब जैसा मैंने बताया दिन का 1-2 घंटा मैं अपने बैच को दूंगा, इस बैच को, और 2-3 घंटा मैं टुकड़ों में मिशन 100 को दूंगा, जिससे दोनों चीजें पैरेलल चल पाए, दिन का 5-6 घंटा, और जब तबीयत थोड़ी और बेटर हो जाएगी तो 7-8 घंटे पे इसको स्केल कर दिया जाएगा एक हफ्ते के अंदर अंदर। यस, तो आपका मान के चलिए हर 3 से 4-5 दिन पे एक वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो आपका ऑलमोस्ट इसी महीने ये सारा काम खत्म हो जाएगा अच्छे तरीके से। टीम से मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा कि कोई ऐसा दिन जिस दिन किसी टीचर की क्लास ना हो, उस दिन आई विल कम लाइव, और उस दिन हम सारी की सारी बची खुची जो बातें हैं, यस, जो भी हमारी यूनिट बची हुई होगी उसको हम लोग लेकर के बैठ जाएंगे और डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे अपना बढ़िया तरीके से। करेक्ट है, ये है आपका पूरा फेट प्लान। थोड़ा बहुत इसमें आइट्रेशन होगी, हल्की फुल्की आइट्रेशन हो सकती है कि कौन से ये जो बचे हुए चैप्टर हैं, हल्का सा एनिमल किंगडम है ना, हल्का सा आपका प्लांट फिजियोलॉजी का हार्मोन वाला पार्ट, ये कहां जाके फिट होगा, ये मुझे थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कितनी लंबी जाएंगी रिकॉर्डिंग्स, किसी यूनिट की रिकॉर्डिंग हो सकती है 10 घंटा चली जाए, किसी की 9 घंटा चली जाए, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा और सप्लीमेंट कर दें, थोड़ा सा और कहीं ऐड करके कोई चैप्टर का पार्ट हम लोग उसको बना दें, बढ़िया 12 घंटे का सेशन बना दें। आप इत्मीनान से देखते रहिएगा, आपको कोई टेंशन नहीं, जब आपका मन करे तब देखते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे नोट्स, सारी की सारी चीजें मिलती रहेंगी, मेरे से कनेक्टेड रहना, मैं सारी स्ट्रेटजीज और सारी चीजें बहुत कुछ लेके आ रहा हूं मेरे भाई, है ना, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलती रहेंगी। पिछले 2-3-4 दिनों के लिए मैं आपको एक ऑलरेडी मैसेज डाल भी चुका हूं, मैं दिल से माफी मांगता हूं, हालांकि देखो यार ये चीज मेरे हाथ की भी नहीं है, माफी मांगने का कोई पॉइंट वैसे नहीं है, मैं सिर्फ खुद से ही हताश हूं और कुछ नहीं, इसीलिए बस मैं बोल रहा हूं, बिकॉज मुझे नहीं पता था ये पंगा मुझे इतनी जल्दी पकड़ लेगा। हर इंसान पॉजिटिव ही सोच के चलता है, पॉजिटिव टेम्परामेंट ही रखता है, और मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना जल्दी जूझ जाऊंगा इस चीज़ से, मुझे लगा था आई विल टेक समथिंग, तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है, कभी भी खराब हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं किसी भी बच्चे को निराश नहीं करना चाहता, किसी भी बैच के बच्चे को, इसलिए आई नीड टू गिव माई 100%। तो अभी भी आप मुझे काम करते हुए देखेंगे, हाँ मेरी एफिशिएंसी थोड़ी सी ऐसे हिली डुली सी है, उसको आई विल कीप ऑन ट्रैक, उसको मैं बहुत जल्दी एकदम वापस लेकर के आऊँगा। सच बता रहा हूँ, तुमने जो हाथ थामा है ये दुनिया का सबसे भरोसेमंद हाथ है, इसने कभी आज तक किसी बच्चे को निराश नहीं किया है, किसी स्टूडेंट को निराश नहीं किया है, जो मेरे से पढ़े हुए हैं बच्चे पिछले 5-6-7-8-9 साल में, वो इस बात को मानेंगे, इस बात पे ट्रस्ट करेंगे, और आप भी अगर मुझसे बैच में पढ़े हो आप इस बात को मानोगे बाकायदा, किसी का 1% भी नुकसान नहीं होगा, मैंने जो प्रोमिस किए हैं वो सारे पूरे होंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है
लेकिन आपका ओवरऑल बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से मैं सारे काम कराने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या, करा ही दूंगा, है ना। कोशिश नहीं कि हाँ भाई मैं 99% दे दूं, 100%। वो डेटॉल वाला सीन नहीं है, 99.9% कीटाणु मार दिए। वो बचा हुआ कीटाणु चाहे अलग से ढूंढ के चप्पल से मुझे मारना पड़े, मार के जाऊंगा। ठीक है, बने रहो। छोटे छोटे वीडियोस डेली बना के मैं इकट्ठे करते जाऊंगा। जब 3-4 दिन में स्टॉक हो जाएगा कि हाँ यार एक वीडियो बच्चों को देने लायक बन चुकी है, अब देखने लायक कुछ सामान इकट्ठा हो चुका है, मसाला इकट्ठा हो चुका है, आई पिच दैट वीडियो टू यू। और हमेशा आपको अपडेटेड रखा जाएगा इस बारे में। ठीक है, जुड़े रहो, ऐसे ही प्यार करते रहो भाई मुझसे। थैंक यू सो मच, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जब भी ज़रूरत पड़ी है आपने ज़्यादा ही किया है हमेशा। आई विल बी वेरी थैंकफुल। बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो। मैं अब धीरे धीरे आपसे 3-4 दिन में मिलता रहूंगा और बाद में अपनी पेस को हम बढ़ा देंगे, है ना। अभी मेन प्रायोरिटी ये है कि थोड़ा कम काम करूं, बाकी जो इधर उधर के काम है वो थोड़े अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन कर लिया जाए। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारे काम हैं, थोड़ा सा चीज़ों को ट्रैक पे लाया जाए, है ना। तो 3-4 दिन की मोहलत और उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नीचे एक बार पूरे जोश में लिख देना मेरे भाई, जारविस आर्मी ओपी, जिससे कि आपका मोटिवेशन, आपका प्यार जो है मुझ तक पहुंच सके। और अभी मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव आपको दिखाई नहीं दूंगा। मैं हो सकता है कुछ डालूं, कुछ इधर उधर आपसे इंटरेक्ट करने के लिए कुछ फोटो वोटो पोस्ट करूं, बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव नहीं दिखाई दूंगा। तो अगर मैं कम एक्टिव दिखाई दूँ तो कुछ बुरा नहीं मानना है उस बात का, है ना। अभी मैं आपसे कई दिन से बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहीं कहीं जितनी अवेलेबिलिटी मेरी होगी उतना ही मैं कर पाऊंगा, है ना। और बाद में धीरे धीरे मैं आपको अपडेट अपनी हेल्थ पे भी देता रहूंगा, अपनी सारी की सारी चीज़ों पे देता रहूंगा। यस, चल, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।